हाय एवरीवन। हार्ट चैलेंज के 12th डे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो कि आपके पर्टिकुलरली किसी फील्ड में नहीं आते, तो उन क्वेश्चंस को मैंने अलग से कलेक्ट किया है और आप लोगों के लिए मैं लेके आया। ठीक है, तो चलिए आज की क्विज शुरू करते हैं। और आप लोगों से अगेन ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को मेरे बोलने से पहले, आंसर बोलने से पहले या समझाने से पहले ज़रूर अटेम्प्ट करके देखिए। चाहे वो गलत हो सही हो, आपने दिमाग में क्या सोचा, किस तरीके से आपकी थिंकिंग ने काम किया और क्या आपने आंसर टिक किया। तो हर रोज़ अपना एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको तैयार करनी चाहिए। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है और 10 से 11 क्वेश्चन ही हम लेते हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ही एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ भाई, मुझे मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है आपका, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उसका हेडक्वार्टर पूछा है। तो देखो, जीके क्वेश्चंस पे समझाने का ज़्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फैक्ट्स में हम क्या ही समझा सकते हैं। तो जैसे इसका आंसर है वियना। वियना किस में है? ऑस्ट्रिया में, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया में है वियना। वहाँ पे IAEA का आपका हेडक्वार्टर है। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वर्ल्ड फूड फोरम, ये वर्ल्ड ही बोल, चलो लिख ही देता हूँ, वर्ल्ड फूड फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है, और मैं कमेंट करके आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा अगर आपका सही है या गलत है तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेट्स वर यू फर्स्ट यूज्ड इन। जैसे बैलेट पेपर होता है, आप जानते भी हैं, जैसे आजकल तो हमारे EVM से इलेक्शन होने शुरू हो गए, लेकिन जो लोग इलेक्शन में जिनकी ड्यूटी होती है, लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जनरली, वो इलेक्शन में ड्यूटी होने की वजह से अपना जो वोट है वो कास्ट नहीं कर पाते थ्रू EVM। तो अब भी उनके लिए बैलेट्स पेपर का यूज़ किया जाता है, और जब काउंटिंग होती है तो सबसे पहले वही बैलेट्स पेपर ओपन किए जाते हैं और देखा जाता है, वही गिने जाते हैं, मतलब काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले कहाँ यूज़ हुए थे? ऑस्ट्रेलिया, USA, एंशिएंट ग्रीस या इंग्लैंड? तो इसका आंसर है एंशिएंट ग्रीस। बैलेट्स किस फॉर्म में पहले, जैसे बहुत ही पुराने टाइम की बात है, एंशिएंट ग्रीस आप जानते हैं सिविलाइजेशन थी बहुत पुरानी, तो उसमें जैसे या तो पेबल्स, मतलब भाई छोटे छोटे स्टोन्स को लेके कि भाई हाँ किसी को बोल दिया कि भाई किसको वोट देना, तो आप इस तरफ स्टोन डाल दो, और बाद में काउंट किए कि हाँ भाई इतने स्टोन ज़्यादा हैं तो ये जीत गए। और बाकी और अलग अलग तरीके से वो अपना बैलेट्स बना के यूज़ करते थे। ठीक है, जैसे मान लो ब्रोंज कॉइन्स कह सकते हो, जब ब्रोंज कॉइन्स बनाना शुरू कर दिए थे तो ब्रोंज कॉइन्स से वो बैलेट्स बना के उनका यूज़ किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है एंशिएंट ग्रीस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेसेस। वैसे तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है, हमने यहाँ कंपाइल किया है, तो हम इसका आंसर यही करेंगे। कौन सा ऐसा भाई मानदंड है या मापदंड बोल सकते हो कि जो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए उपयोग नहीं किया जाता? जैसे कि भाई क्लासिफिकेशन करा जाता है, मान लो नोज है, भाई किसी एक प्रकार की जो नाक है उसके लोग उन्होंने अलग से क्लासीफाई किए हैं। जो हेयर हैं उन, जैसे कलर हो गया हेयर का, जैसे आपने ब्लोंड सुना होगा, ब्लैक हेयर सुने होंगे, ब्राउन हेयर, और अलग अलग, मतलब इस तरह से आपने सुने होंगे, रेड हेयर, तो उनकी क्लासिफिकेशन अलग करी गई है। आइज़ के बिहाफ पे भी क्लासिफिकेशन की गई, लेकिन जो कान हैं हमारे, तो कान हर एक इंसान के डिफरेंट डिफरेंट होता है, साइज़ में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो इसीलिए जो ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेलिटी है, उसकी वजह से कान को नहीं लिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ईयर। स्टडी ऑफ लेक इज कॉल्ड टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, लिमिनोलॉजी, पोटोमोलॉजी। देखो, टोपोलॉजी
मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है, स्पेशल साइंस बोल सकते हैं मैथमेटिक्स या स्पेशल साइंस में, वो भी आपका सरफेस से लेके रिलेटेड ही है, ठीक है। हाइड्रोलॉजी आपका क्या होता है, अर्थ वाटर, भाई अर्थ पे पानी किसी भी तरीके से हो सकता है, वो ग्राउंड वाटर भी हो सकता है, ग्लेशियर की फॉर्म में हो सकता है, स्ट्रीम्स की फॉर्म में हो सकता है, तो उसकी जो स्टडी है उसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजी। लिम्नोलॉजी बोलते हैं लेक्स की जो स्टडी है पर्टिकुलरली, देखो हाइड्रोलॉजी का ही पार्ट है एक तरीके से लिम्नोलॉजी, क्योंकि लेक्स भी तो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट वाटर है, तो लिम्नोलॉजी पर्टिकुलरली लेक्स के लिए यूज़ किया जाता है। और पोटोमोलॉजी आपका ये भी हाइड्रोलॉजी का ही एक पार्ट है, ये जैसे फ्लोइंग स्ट्रीम्स होती हैं जो जैसे रिवर्स हो गया, तो उनके लिए यूज़ किया जाता है पोटोमोलॉजी। अच्छा, इसका आंसर आपको पता चली गया होगा, लिम्नोलॉजी है। द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट लखनऊ, न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। तो इसका आंसर है आपका लखनऊ। तो लखनऊ में हमारा वही केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थापित है, CDRI जिसको बोलते हैं, तो आप इसको डायरेक्टली एज ए फैक्ट याद कर सकते हैं। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन धर्मचक्र ऑफ नेशनल फ्लैग। देखो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, बीच में जनरली हम क्या बोलते हैं, अशोक चक्र बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका केसरिया रंग है, यहाँ पे हरा रंग है, और यहाँ सफ़ेद। जो इसका रेशो है वो है 3:2 का रेशो है, ठीक। और जो अंदर ये है, ये नेवी ब्लू कलर बोल सकते हैं, नीला रंग बोल सकते हैं। जो हमारा चक्र है, धर्म चक्र भी बोलते हैं इसको, अशोक चक्र भी बोलते हैं, तो इसका नीला रंग है। अब इसमें पूछा गया है कि आपकी कितनी स्पोक्स हैं, कितनी तीलियां हैं, वो आपका आंसर होगा 24। तो किसको डिपिक्ट करती हैं वो करती हैं आपके 24 आवर्स ऑफ द डे, मतलब कंटिन्यूअस ग्रोथ या प्रोग्रेस, कंटिन्यूअस ग्रोथ या प्रोग्रेस, उसको ये डिपिक्ट करती है, ठीक है। इसका आंसर है 24। द लेटेस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ UN इज, UN क्या है, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। आप मुझे अगेन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म किया गया था, ठीक है, और उसमें कितने देशों की संख्या हो चुकी है, टोटल कितने देश आते हैं। अच्छा, हमसे यहाँ पूछा गया है कि लेटेस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। सबसे पहले आपको UN के बारे में ये पता होना चाहिए कि UN में टोटल कितने परमानेंट मेंबर्स हैं, तो उसका आंसर आएगा 5। कौन कौन से हैं, आपका है US, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना, ठीक। चाइना की जगह इंडिया भी हो सकता था, लेकिन उस टाइम पे नेहरू जी ने अपने देश को इतना कैपेबल नहीं पाया, या फिर भारत और चीनी भाई भाई को नारा देते हुए उन्होंने बोला कि अभी हम इस हालत में नहीं हैं, आप थोड़ा फिर भी हमसे ज़्यादा डेवलप हैं, तो आप ये सीट ले लीजिए। और अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें परमानेंट सीट मिले, लेकिन नहीं मिल पा रही है। एनीवेज, यहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर हैं और हर साल 2 गेस्ट मेंबर्स मतलब नॉमिनेट किए जाते हैं, जहाँ पे उनको प्रेसिडेंटशिप मिलती है, ठीक। अब आपको पता है कि 5 परमानेंट मेंबर हैं, तो उस हिसाब से आपकी लैंग्वेज भी होगी, उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी होगी। तो यहाँ से इन 2 की तो आती है इंग्लिश, US और UK की, फ्रांस से आती है फ्रेंच, रशिया से आती है रशियन, और चाइना से आती है चाइनीज़, ठीक। कितनी लैंग्वेज हो गई, 4। अब यहाँ तक मैंने बताया कि परमानेंट मेंबर 5 हैं, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज आज हैं वो हैं आपकी 6। अब लैंग्वेज हो गई यहाँ पे 4, 1 2 3 4।
एक है स्पेनिश, और जो सबसे लास्ट में 1973 में जनरल असेंबली सेशन हुआ था, उसमें अरेबिक को जोड़ा गया था, तो इसका आंसर होगा अरेबिक। अब देखो, यूनाइटेड नेशन के बारे में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी, आपको रिवीजन भी हो गया होगा, तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी। सो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके। एनालेक्ट्स इज़ द सेक्रेड बुक ऑफ। देखो, ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही मतलब टिपिकल क्वेश्चंस हैं और हमने कभी सुने नहीं होते, हमारे सिलेबस से रिलेटेड भी नहीं है, तो जनरली मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस छोड़ देना ही ठीक होता है। बट आपने अगर पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया है, तो आपको ज़रूर अटैम्प्ट करना चाहिए। जैसे कि आज हम इसकी बात कर लेते हैं और आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अगर वो याद है तो आप ज़रूर अटैम्प्ट करिए। एनालेक्ट्स सेक्रेड बुक है आपकी कन्फ्यूशियनिज्म। ये है क्या? एक कन्फ्यूशियस करके ऐसे एक फिलोसफर था। उस फिलोसफर ने भाई जो स्पीच किया, प्रीच किया, कहीं भी उनकी सेइंग्स थी, ठीक है, उनके एक्ट्स थे, वो एक बुक में लिखे गए, जो कि एक चाइनीज़ बुक है, एनालेक्ट्स। तो आपको पता चल गया एनालेक्ट्स। अच्छा, फिर कन्फ्यूशियस के जो फॉलोअर्स थे उनको क्या बोला गया? उनको बोला गया कन्फ्यूशियनिज्म, मतलब जो फॉलो करते थे उसका एक कम्युनिटी बना दी गई, उसको ये बोला गया। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रख सकते हैं कि एनालेक्ट्स किससे रिलेटेड थी। ऐसे ये बुक भी आई है आपके एग्ज़ाम में, तोरा इज़ द सेक्रेड बुक ऑफ। ये आपकी है जुडाइज़म, यहूदी धर्म को से रिलेटेड है, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली लगा सकते हैं, जुडाइज़म। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच बैंक वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस एटीएम टू द वर्ल्ड। वैसे यहाँ पे वर्ल्ड की बजाय इंडिया आना चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन देखा तो इसमें पता चला जो वर्ल्ड है वो बार्कलेज बैंक था। उन्होंने लंदन में 1963 या 67 समथिंग में अपना फर्स्ट एटीएम इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है इंडिया की, और इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आंसर आएगा हांगकांग बैंक। हांगकांग बैंक को आपने सुना भी होगा, HSBC बैंक बोलते हैं हम। और जो ये एटीएम स्थापित कराया गया था भारत में, वो कौन से शहर में किया गया था? वो किया गया था मुंबई में। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि इंडिया में जो, अच्छा, एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? कई ऑटोमेटिक बोलते हैं, ऑटोमेटेड टेलर गिनने वाली मशीन। ये भी आपकी कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एटीएम का जो आविष्कार है वो किसने किया था? जॉन शेफर्ड ने। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें हमें एटीएम के बारे में पता चल गई हैं। अब लास्ट में आप लोगों से अगेन ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ देखो, कोई भी आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है, ऐसे बेफालतू की वीडियो ना बना के आपके लिए काम की वीडियोस बना रहा है, तो आप पहले तो कंप्लीट देखिए। मैं जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस उस क्वेश्चन पे ना रह के उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम सीख सकते हैं उस मोमेंट पे, वो आपको प्रोवाइड कर सकूँ। सो आपके मोटिवेशन की भी मुझे ज़रूरत है। अगर आप मुझे मोटिवेटेड रखेंगे तो आपके लिए मैं और भी अच्छी सीरीज, और भी अच्छे क्वेश्चंस और कंटिन्यूस ये चीज़ चलाता रहूँगा। मुझे भले ही टाइम हो या ना हो, लेकिन आपके लिए मैं हर रोज़ ये रिकॉर्ड करता हूँ, सो दैट आपका कोई भी बीच में एक भी दिन वेस्ट ना हो। ठीक है, सो अगेन आई रिक्वेस्ट यू, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ये ऑटोमेटिकली दूसरे दोस्तों के साथ, आपके दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ भी, उनके सामने भी जा सके और वो भी देख सके। ठीक है, चलिए मैं अभी आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।